गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे थे, है ना। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको जरा क्विकली आप लोग आंसर करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3D half simple harmonic oscillator has energy आइसोट्रोपिक है। 3D हाफ आइसोट्रोपिक, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एनर्जी E इज इक्वल टू, एक मिनट तो सोच के बताते हैं, ठीक है ना। चलो ये बेसिकली 13/2 H क्रॉस ओमेगा इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। 13/2 H क्रॉस ओमेगा। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज इट्स डिजेनरेसी। 3। डिजेनरेसी बताना है आपको। क्या आ रहा है डिजेनरेसी? 3 आएगा। देखिए सभी लोग, देखिए क्या आ रहा है। 3 आएगा सर। 3 24/8 3। सभी लोग चेक कर लो एक एक करके, के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग का 3 आ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, ठीक है। हम लोग देखो हाफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया है, हाफ आइसोट्रोपिक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग एनर्जी इक्वल टू लिखे थे E इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा और फिर n+3/2, ठीक है। और इसमें n का वैल्यू स्टार्ट हुआ था हमारा 3 से 5 7 है ना, 5 7 9 इस तरह से कंटिन्यू होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली केस है। तो इसमें देखिए एनर्जी दे दिया गया यहाँ पे 13/2 H क्रॉस ओमेगा, आप ऐसे लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे H क्रॉस ओमेगा है और n+3/2। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, H क्रॉस ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इधर ले आओगे, n कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पे 10/5 आ रहा है, ठीक है ना। n इक्वल टू 5 निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो डिजेनरेसी का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे कल। हाफ ऑसिलेटर अगर 3D में है तो हम लोग डिजेनरेसी निकाले थे, ये n² - 1/8 ये आ रहा था, ठीक है। तो दिस इज 25 - 1/8, सो दैट इज 24/3/8 3 आ जाएगा, ठीक है। दैट्स द आंसर। तो ये इसकी डिजेनरेसी हो गई, ठीक है। तो ये तो देखो डायरेक्ट अभी अब जानते हो फॉर्मूला ना, तो अभी बहुत जल्दी बता दिए। यही अगर जानते हो, किसी को नहीं पता है ना फॉर्मूला, आप ये दे दो तो उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो आप कभी भी ये सोच करके बहुत खुश नहीं होना है आपको कि अभी आप बहुत जल्दी आंसर कर रहे हो, ठीक है। बड़ी बात जानते हो कब होती है? जब इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको 2 महीने के बाद देंगे और फिर आप इतना फास्ट सॉल्व करते हैं ना अगर, तो फिर बड़ी बात होती है, ठीक है। अभी तो जल्दी जल्दी सॉल्व होता ही है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेश है, अभी आपने यही पढ़ा ही है, ओके। 2 महीने के बाद जो लोग आंसर करेंगे अगर इस तरह के क्वेश्चन का, समझ लो उनका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर तो कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो देखिए ऐसा करते हैं ना कि देखो इसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर में साथ ही साथ बेसिकली एक जो क्या बोलते हैं हम लोग उसे कहते हैं कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो वो भी हम बता ही देते हैं, ठीक है। जेस्ट और टीएफआर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो ऐसा करो कि हम क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ना, तो इसीलिए हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट आप लोग अटेम्प्ट किए थे क्या? यस सर। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं असाइनमेंट के? सर उसमें हाँ, सर, हो काफी एक्सपेक्टेशन वैल्यू उनकी तरफ ज्यादा जा रहे थे। हाँ, नहीं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो अभी बताएंगे हम लोग, है ना। आज या कल में तो डिस्कस करेंगे। आज अभी तक आपने देखा ना, हम एक भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन वैल्यू को नहीं कराए हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर अभी सारे जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए ना, इन सबसे रिलेटेड फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर इसमें जो मैनी पार्टिकल्स का केस होता है सर, मेनी पार्टिकल भी अभी बात नहीं करो, ठीक है ना, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अभी जानते हो थोड़ा मतलब हम ऐसे समझो कि सुपरफिशियल टाइप का पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एक थोड़ा बैकग्राउंड बन जाएगा ना, जानते हो जब बैकग्राउंड बन जाएगा ना तभी तो फिर आप उसको एडवांस की तरफ लेके जाओगे। मेनी पार्टिकल मतलब हो गया इसी का एडवांस। जैसे अभी आप हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ रहे हो ना, इसी में जैसे कि हम बताए ना आपको IIT जैम में 20 पार्टिकल्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर में 20 पार्टिकल्स हैं, तो उसका क्या बोलते हैं, कुछ पूछा गया था कि एनर्जी वगैरह क्या होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो वो सभी एप्लीकेशन हो गए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, ठीक है ना, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो बेसिकली हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग समझो पहले BSc लेवल का क्वांटम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर MSc लेवल में आ जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो अब ये देखिए हम लोग चलो कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बाद में बता देंगे, ठीक है। अभी हम पहले एक थोड़ा सा सिंपल केस है, ठीक है ना, वो पहले डिस्कस करते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सम कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो हम पहले ये डिस्कस कर रहे हैं, ये समझ लो कोई टॉपिक नहीं है, ये एक डिस्कशन है जस्ट, ओके। उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सम कांस्टेंट पोटेंशियल। अच्छा ये हम आप लोग को बोले थे लास्ट क्लास में कि इसको डेराइव करके करने की कोशिश करोगे, किसी से डेराइव हुआ ये रिजल्ट? यस सर। हो गया डेराइव, चलो अच्छी बात है, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो डिजेनरेसी हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का n² - 1/8, ये जानते हो किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमने जितने भी बुक आज तक क्वांटम की देखी है ना, किसी में भी ये सभी नहीं दिया हुआ। हाफ ऑसिलेटर का डिजेनरेसी किसी में नहीं दिया हुआ है, 3D का डिजेनरेसी कुछ बुक्स में दिया हुआ है। जैसे आप जेटली की बुक में देखेंगे तो 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिजेनरेसी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सम कांस्टेंट पोटेंशियल्स, है ना। कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो देखो हम लोग 1D है, मान लो ये 1D पोटेंशियल है, सम कांस्टेंट पोटेंशियल मतलब 1D कांस्टेंट पोटेंशियल है। तो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन देखिए, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है ना, टाइम इंडिपेंडेंट। तो कैसे लिखा हुआ है देखो, d2 psi by dx² और प्लस 2m और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर, और यहाँ पे e माइनस भी और इंटू साई इज इक्वल टू 0, ये लिखा गया है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग सपोज E जो है ना एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है और V पोटेंशियल है, तो अब देखिए हम सपोज करिए इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल इस पार्टिकल ये x एक्सिस है, और मान लो यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना ये 0 है, ठीक है ना, पोटेंशियल इज 0, ठीक है। और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है ना वो पॉजिटिव है, ये एनर्जी लाइन है, ठीक है ना। एनर्जी को एक जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम में रिप्रेजेंट करते हैं ना इस तरह से, -13.6, फिर उसके बाद -33.4 ऐसे लिखते हैं, तो उसी तरह से एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसे लाइन बना दिया जाता है। इस लाइन की हाइट चेंज नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब होता है कि एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अभी देखो हम मानकर चल रहे हैं कि पोटेंशियल जो है ना 0 है, एनर्जी जो है समथिंग है पॉजिटिव वैल्यू। तो इस केस में आप देखिए अगर हम पोटेंशियल को 0 लेते हैं ना, जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन है, ठीक है ना, तो dx² और प्लस 2m और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे E और इंटू साई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप देखिए इस टर्म को जो है ना, ये जो टर्म है यहाँ पे अगर हम E को सॉरी हम एज्यूम कर रहे हैं कि E इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये सारा टर्म जो है ना ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको हम एक पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2me और डिवाइड बाय h बार स्क्वायर है ना, इसको हम समथिंग k² लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो फिर हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ना देखो इस तरह से बन जाएगा, d2 psi by dx² और प्लस 2m सॉरी प्लस k² और इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो ये तो आप देखो एक बहुत ही बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इट इज अ वेरी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सर हमने k² क्यों लिया, हम k भी तो ले सकते थे। कुछ भी ले सकते हैं, मान लो k² ले लिए, तुमको खुद ही पता है क्यों लिया है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इजी बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। सॉल्यूशन इजी बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो k² रूट हमारा क्या निकलेगा आयोटा के, ठीक है ना। अब लोग ये सब कभी बीएससी आप लोग करके आए हो ना 1-2 साल कम से कम, तो इतना पता नहीं है कि इस तरह सेकंड ईयर में अरे सेकंड क्या फर्स्ट ईयर में 12th क्लास में ये सब पढ़ते हैं हम लोग,
ठीक है ना, 11th-12th क्लास में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है। कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम चाहते हैं तो कहीं पे के स्क्वायर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसएचएम के इक्वेशन में नहीं देखते हो ये d2 ओमेगा बाई डी सॉरी d2 x बाई dt स्क्वायर जब लिखते हो यहाँ पे और प्लस ओमेगा स्क्वायर और इंटू x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये ठीक यस है। सर। तो अब बताइए क्या बोलते हैं यहाँ पे ये जो ओमेगा है, ओमेगा इसका क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्यों लिखते हो, व्हाई डोंट यू राइट ओमेगा? अगर कोई आपसे पूछ दे ओमेगा सर स्क्वायर क्यों रूट के लिखते अंदर हैं, रूट आ जाएगा, रूट के अंदर रूट आ जाएगा फिर। रूट के अंदर रूट नहीं आएगा, मतलब आर्ग्यूमेंट जो होगा ना, साइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर रूट आएगा। तुम क्या क्या बोलते हो, ठीक है, रूट के अंदर रूट कहाँ से आ जाएगा? साइन ओमेगा टी हाँ, बनेगा। साइन मतलब फिर ओमेगा लिखोगे ना तो ऐसा बनेगा, वहां पे साइन ऐसे बनेगा, आर्ग्यूमेंट के अंदर रूट बनेगा साइन और यहाँ से रूट ओमेगा और इंटू टी ऐसा बनेगा। इज दैट ओके? देखो एक बात बता रहे हैं आपको, कभी भी जो है ना ये एक्सक्यूज मत दोगे कि हम अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं या बीएससी सेकंड ईयर में हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आप लोग का अभी जिस एज ग्रुप में हो ना, उस एज ग्रुप में अगर अपने ब्रेन का पोटेंशियल को आप यूज करोगे ना, फुली यूज करोगे अगर, तो बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने ये सुना है टेलर सीरीज, अभी रिसेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना एक किसी बैच में, टेलर सीरीज। Yes, sir. अभी हालांकि सभी बैचेस में पढ़ाया गया टेलर सीरीज, ठीक है ना। टेलर सीरीज देखिए जब हम लोग लिखते हैं ऐसे, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब इससे रिलेट करके नहीं बता रहे, मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा जाता है एफ एक्स नॉट और प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है ना, और एफ प्राइम्ड एक्स नॉट और फिर आता है एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर और एफ डबल प्राइम्ड एक्स नॉट और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं टेलर सीरीज अबाउट एक्स नॉट, अबाउट एक्स नॉट, ओके। अगर इसी में हम एक्स नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये बन जाता है, देखो ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बन जाता है f0 और प्लस एफ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा x और बाई फैक्टोरियल 1 और f प्राइम्ड 0, ठीक है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और f डबल प्राइम्ड 0, ठीक है, और प्लस एक्स क्यूब और बाई फैक्टोरियल 3 और f ट्रिपल प्राइम्ड 0, ठीक है ना। तो ये एक सीरीज बनता है, ठीक है ना, दिस इज ए सीरीज, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज ए सीरीज, f ट्रिपल प्राइम्ड है, वहां समझ जाओगे आप। इस सीरीज को जानते हो एक नेम दिया जाता है, दिस इज गिवन ए नेम सीरीज, मैक्लॉरिन। हाँ, इसको बोलते हैं मैक्लॉरिन, है ना, मैक्लॉरिन है ना, लोरियन जो भी है, ठीक है ना, मैक्लॉरिन शायद है, मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है, इसे मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं, ठीक है, ओके। किसी को पता है कि इसको व्हाई इट इज कॉल्ड, आता तो है टेलर सीरीज से, देखो ये कोई नई चीज तो नहीं है कि इसको एक नेम दिया जाएगा। व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज, डज एनीवन नो? ये पहले आया था, फास्ट तो सीरीज में ही नहीं, मैक्लॉरिन सीरीज जो है ना इसके बाद ही आया है, ठीक है ना, टेलर सीरीज के बाद आया, ठीक है, लेकिन इसको मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। जानते हो हुआ क्या, देखो कि टेलर ने ये वाला फॉर्मूला दिया, ठीक है ना। टेलर सीरीज जानते हो मतलब कहते हैं ना कि हिस्ट्री और मैथमेटिक्स का ये बहुत ही बिग कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन हुए ना मैथमेटिक्स में जो मतलब कह सकते हैं इपॉक मेकिंग जिसे बोलते हैं ना, कि बहुत उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा, तो उसी तरह का ये कंट्रीब्यूशन है टेलर सीरीज, बहुत बिग कंट्रीब्यूशन माना जाता है मैथमेटिक्स में ये। अब देखते हो हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, हर जगह यूज कर रहे हैं ना इसे, ठीक है। तो इसको यूज करके मैक्लॉरिन ने बस क्या किया, यहाँ पे एक्स नॉट को 0 पुट कर दिया और ये सीरीज ऑब्टेन किया, इट इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज। जानते हो इसका रीजन क्या है मैक्लॉरिन सीरीज कहे जाने का, कि टेलर सीरीज को फेमस जो है ना मैक्लॉरिन ने किया, ठीक है। मतलब टेलर ने ये सीरीज दे दिया लेकिन लोग इसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाए थे, इस सीरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो मैक्लॉरिन ने जानते हो फर्स्ट टाइम इसने जो न्यूटन का कैलकुलस जो टॉपिक है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह, इंटीग्रल कैलकुलस, तो उस पे इसने एक बुक लिखा, ठीक है ना, मैक्लॉरिन ने। और मैक्लॉरिन ने जानते हो उस बुक में टेलर सीरीज का बहुत यूज किया और फिर वहां से फिर टेलर सीरीज फेमस हो गया, ठीक है ना। उसने इस तरह का सीरीज यूज किया। आप देखते हो हम लोग जो भी एक्सपेंशन करते हैं ना, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन करते हो तो x इक्वल टू 0 के बॉट करते हैं, एक्सपोनेंशियल का भी x इक्वल टू 0 के बॉट, ओके। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, इसने बहुत फेमस कर दिया उस क्या बोलते हैं टेलर सीरीज को, इसीलिए मैक्लॉरिन ने ज्यादा मतलब x इक्वल टू 0 के बॉट कैलकुलेशन किया
ठीक है ना। तो इसीलिए सारे सीरीज को मैक्लॉरिन सीरीज बोला जाने लगा, क्योंकि मैक्लॉरिन ही यूज किया था सबसे ज्यादा टेलर सीरीज को, मतलब फेमस इसी ने किया। लेकिन अब देखो मेन जो हम पॉइंट बताना चाह रहे थे वो उस पे आते हैं कि मैक्लॉरिन ने टेलर सीरीज को बहुत पॉपुलराइज किया, लेकिन कितनी उसकी एज जानते हो उस टाइम कितनी थी? 14 ईयर्स का था वो। मैक्लॉरिन वाज जस्ट 14 years when he wrote a book on differential calculus, okay, और क्या बोलते हैं, and he made it famous, okay, मतलब he popularized this series, okay। तो अब वही देखो, हम ये स्टोरी आपको इसलिए बताए ना कि अभी जैसे बोले आप लोग बोलते हो ना कि हम सेकंड ईयर में थे हैं और थर्ड ईयर में हैं, तो उस पे बोले कभी लिमिट, अपने आप को लिमिट करोगे ना तो फिर आगे नहीं बढ़ सकोगे, ठीक है ना। जितना मन करे उतना पढ़ लिया करो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो, 14 ईयर में इसने इतना पॉपुलराइज किया। और जानते हो आपको बता रहे हैं कि 19 ईयर में जो है ना, सॉरी 19 ईयर की एज में ही बिकेम प्रोफेसर, ठीक है। और जानते हो न्यूटन जो है ना, न्यूटन यूज्ड टू अप्रिशिएट हिम अ लॉट। तो मतलब जिस, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं है, शायद कैम्ब्रिज में प्रोफेसरशिप का मतलब पोस्ट वैकेंट नहीं था, तो न्यूटन जानते हो अपने पॉकेट से इसको सैलरी पे करते थे। ही यूज्ड टू पे सैलरी फॉर मैक्लॉरिन, ठीक है, ताकि एक इतना अच्छा प्रोफेसर यहाँ से चला ना जाए, ठीक है ना। सो न्यूटन यूज्ड टू पे हिज सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वहाँ पे पोस्ट वैकेंट हो गया और फिर जब मैक्लॉरिन ने मतलब प्रॉपरली ऑक्युपाई किया वैकेंट सीट को, तो फिर न्यूटन का मतलब हेल्प स्टॉप हुआ था, ठीक है। तो मैक्लॉरिन को कहते हैं मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन के कैटेगरी में रखा जाता है। और आप देखो 19 ईयर्स के एज में ही बिकेम फुल प्रोफेसर, ओके, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसीलिए लिमिट नहीं करना चाहिए कभी भी अपने आप को, ठीक है ना। और एक्सक्यूज तो बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पे ये बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पे के स्क्वायर लिखते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस, इजी बनाने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन साई जब हम यहाँ से निकालेंगे क्या निकलेगा? C1 cos हाँ, तो मतलब इसके दो सॉल्यूशन C2 निकलेंगे। sin k। एक निकलेगा मतलब आप कह सकते हो e टू द पावर आयोटा के एक्स, है ना। आयोटा इससे रूट्स देखो, इसके रूट्स निकालोगे ना, जैसे इसको ऐसे लिख दोगे डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इससे तो यहाँ से रूट्स जो निकलेगा डी इज इक्वल टू क्या निकलेगा? प्लस माइनस आयोटा के, यही निकलेगा ना। तो ये रूट्स हो गया। तो एक सॉल्यूशन इसका निकलेगा आयोटा के एक्स और दूसरा सॉल्यूशन निकलेगा माइनस आयोटा के एक्स। तो वही जनरल सॉल्यूशन जब लिखते हैं ना तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है साई इज इक्वल टू C1, मतलब जनरल सॉल्यूशन, साई जनरल, ठीक है ना। तो साई जनरल जो बनेगा मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों का हो जाता है e टू पावर आयोटा के एक्स और प्लस C2 और e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स। तो यहाँ पे ये देखो जनरल में दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाता है, लेकिन अगर ऐसे हम बात करें ना कि इसका सॉल्यूशन क्या निकला इसका, तो एक सॉल्यूशन इसको बोला जाता है और एक सॉल्यूशन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कभी, तो अभी तो हम पोटेंशियल चलो 0 पुट कर दिए थे, ठीक है। अगर मान लो देखो एक दूसरा केस लिखते हैं, ठीक है ना, अनदर केस, ठीक है। अनदर केस में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सपोज करो हम v इज नॉट 0 लिखते हैं बट हम ये मानते हैं कि e इज ग्रेटर देन v, ठीक है ना। मतलब कुछ इस तरह का सिचुएशन है, जैसे देखिए ये पोटेंशियल का लेवल है तो यहाँ पे एनर्जी का लेवल है, एनर्जी का लेवल यहाँ पे, एनर्जी इज ग्रेटर। तो इस केस में भी देखो क्या होगा कि ये जो टर्म है ना हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन में d2 psi by dx स्क्वायर, सी आई एम नॉट डिस्कसिंग एनी टॉपिक, ओके। अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन समझ लो के डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो d2 psi by dx स्क्वायर और यहाँ पे 2m और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर है, ठीक है ना। और यहाँ से e माइनस v, ठीक है, e माइनस v और इंटू साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है बेसिकली, तो d2 psi by dx स्क्वायर और 2m डिवाइड बाय h बार स्क्वायर e माइनस v इंटू साई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली, तो अब फिर से देखिए आप यहाँ पे ये जो टर्म है ना e इज ग्रेटर देन v हम लोग लिख रहे हैं, तो e माइनस v इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 2m डिवाइड बाय h बार स्क्वायर लिखा है ना और e माइनस v, तो इसको हम लोग के स्क्वायर ही मानेंगे, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव नंबर, ओके। तो फिर से आप यहाँ पे के स्क्वायर पुट कर दोगे तो फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन जो आएगा ना वो सॉल्यूशन बेसिकली ऐसा आएगा e टू पावर आयोटा के एक्स और बेसिकली e टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ओके। तो जब भी आप ध्यान रखोगे कि किसी रीजन में पोटेंशियल ध्यान रखोगे ये कांस्टेंट है, देखो इसका हाइट ऐसे चेंज नहीं हो रहा है ना, इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट, देखो हमारा यहाँ पे जो हम ऊपर लिखे हुए हैं कांस्टेंट पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर आप देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट है और एनर्जी अगर बिगर है तो सॉल्यूशन जो लिखा जाएगा ना वो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है ना, e टू द पावर आयोटा के एक्स और e टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली हम अगर ये चेक करें ना कि ये जो है
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम ये पता करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए जानते हो क्या करेंगे हम, देखो इसको बेसिकली मोमेंटम से मल्टीप्लाई करो, पी ऑफ एक्स और इंटू साई। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके एक बार देखते हैं। तो मोमेंटम को हम आपको बताए थे ना कि मोमेंटम को एक ऑपरेटर की तरह हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में। पी एक्स का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या बताया गया था? आयोटा एच का डेल अपॉन डेल्टा एक्स। हाँ, तो आयोटा एच क्रॉस और डी डी एक्स है ना, ऐसे लिखा गया था, ठीक है ना। वन डायमेंशन में आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है ना, और इंटू साई लिख देंगे। तो देखो अगर हम पी एक्स साई निकालते हैं ना तो ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ से पी एक्स एक्टिंग ऑन साई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस, ठीक है। अब डी डी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये साई जो यहाँ लिखा हुआ था ना, अगर हम साई की जगह पे, आप देखिए साई की जगह पे अगर हम पुट करते हैं, सपोज करो यहाँ पे जो साई है ना, ऐसी रहने दो, साई की जगह अगर हम पुट करते हैं ई टू द पावर आयोटा के एक्स, और एक बार साई की जगह हम पुट करते हैं माइनस सॉरी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है ना ये। तो अब बताइए यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, वी विल गेट, ठीक है। तो इसकी वजह से देखिए आपको क्या मिलेगा, अगर आप यहाँ पे साई की जगह ये पुट करोगे तो एच क्रॉस के। हाँ, तो देखो ये एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएट होकर आयोटा के बाहर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर से -1 आएगा और माइनस पहले से है, तो ये बन जाएगा एच क्रॉस के और इंटू साई, ऐसा होगा। और इससे बनेगा क्या, माइनस, ठीक है ना, इससे माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि इससे माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस एच क्रॉस के और इंटू साई आ जाएगा। तो अब आप देखिए साई यहाँ पे भी था और साई यहाँ पे भी आ गया है, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है ना देखने पे मोमेंटम का वैल्यू ये आ रहा है और मोमेंटम का वैल्यू ये आ रहा है। तो इसीलिए जानते हो इसमें ये कहा जाता है कि ई टू द पावर आयोटा के एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है ना मोमेंटम पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ रहा है और इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए कहा जाता है ई टू द पावर आयोटा के एक्स रिप्रेजेंट्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम पॉजिटिव है ना, यहाँ से निकला पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव पी एक्स, और इससे निकला नेगेटिव पी एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग ये कहेंगे कि ई टू द पावर आयोटा के एक्स रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव मोमेंटम, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव मोमेंटम, ठीक है ना। और ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, दिस रिप्रेजेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंट्स नेगेटिव मोमेंटम। या एक मिनट, पॉजिटिव मोमेंटम नेगेटिव मोमेंटम तो लिख दिए थे, ठीक है ना, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। रिप्रेजेंट्स ऐसे लिख दो, वेव प्रोपेगेटिंग या प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हो क्योंकि मोमेंटम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसको कहेंगे वेव प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा ये। और दिस रिप्रेजेंट्स वेव प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेव प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोग बार बार यूज करेंगे आगे डिस्कशन में, इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो एक डिस्कशन देखो हो गया अभी यहाँ पे कि जब अगर ये टर्म जो है ना यहाँ पे साई के साथ जो टर्म है वो अगर पॉजिटिव होगा, दोनों केस में बेसिकली देखो जीरो पुट करने से भी हमारा यहाँ पे ये पॉजिटिव था बेसिकली, तो ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो आप ध्यान रखोगे ई टू पावर आयोटा के एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स जैसा सोल्यूशन होगा। ओके, अब हम लोग इसको नेगेटिव करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर इसमें फिर से अब हम देखो डिस्कस कर रहे हैं डी टू साई और बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2m डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर, और यहां से देखिए ई माइनस भी और इंटू साई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो कभी कभी जानते हो ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब पार्टिकल की एनर्जी जो है ना इस लेवल की है, ये एनर्जी है, अब यहाँ पे पोटेंशियल ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखो इस रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है पार्टिकल का, ठीक है ना, एनर्जी पार्टिकल का कम हो गया यहाँ पे इस रीजन में। यहाँ पे तो देखो एनर्जी का ये पोटेंशियल का लाइन है, ये पोटेंशियल का लाइन है, तो यहाँ पे आप इस रीजन में आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन में जो पोटेंशियल है ना वो ग्रेटर देन एनर्जी है इस रीजन में, तो फिर उस रीजन में ये जो टर्म है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर ऐसा आ जाता है ना, देखो इफ एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल तो 2m डिवाइडेड बाई एच बार स्क्वायर और यहाँ से e माइनस भी, दिस विल बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग इसको पॉजिटिव नेगेटिव है ना ये, तो बेसिकली इसको हम ऐसा करेंगे
कि 2m डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना, 2m डिवाइड बाय h बार स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से e माइनस भी, इसको हम कुछ माइनस अल्फा स्क्वायर पुट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव है ना तो इसलिए माइनस पहले लगा दिया, अब अल्फा पॉजिटिव टर्म है, ठीक है ना। अब अल्फा लिखिए या कोई और टर्म भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जस्ट हम अल्फा एक नंबर है, हम मान लेते हैं अल्फा एक पॉजिटिव नंबर है, अल्फा जो है ना एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब रियल नंबर है, रियल नंबर है ये, अल्फा इज ए रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर के स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, ठीक है। तो क्योंकि इसको नेगेटिव दिखाना है ना हमें, तो पहले से नेगेटिव लगा दिया, और ये रियल नंबर का स्क्वायर ये पॉजिटिव क्वांटिटी के सामने नेगेटिव होगा तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया। तो अब देखिए यहाँ से ये d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ से अल्फा स्क्वायर और इंटू साई आ जाएगा, इसकी इस टर्म की जगह हम लोग माइनस अल्फा स्क्वायर लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट्स जो निकलेगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं ना। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा ना, देखो साई इज इक्वल टू, तो साई में पहला देखो हम ऐसे लिखते हैं ना, ई टू द पावर फर्स्ट रूट और इंटू एक्स, तो अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ पे साई इज इक्वल टू फिर दूसरा रूट निकल जाएगा, मतलब दूसरा जो रूट निकल रहा है ई टू पावर माइनस अल्फा इंटू एक्स, ठीक है ना। रूट और इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये दो रूट्स निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर देखिए सिस्टम जो है ना, हम लोग जनरली ऐसा कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, अगर बाउंड सिस्टम है, सपोज करो बाउंड सिस्टम है, ठीक है ना, फॉर बाउंड सिस्टम, अगर मान लीजिए बाउंड सिस्टम है, ठीक है ना, तो बाउंड सिस्टम में क्या होगा कि हम लोग, या बाउंड सिस्टम नहीं भी हो तो फिर देखो, तो भी देखो हम लोग क्या करेंगे कि वेव फंक्शन जो है ना, जनरली हम मानकर ये चल सकते हैं कि बेसिकली जैसे किसी भी पूरे रीजन में अगर वेव फंक्शन देखो वन डायमेंशनल पोटेंशियल है ना, वन डायमेंशनल पोटेंशियल में अगर क्या होगा, सॉरी 1D सिस्टम है, 1D सिस्टम में अगर वेव फंक्शन इन्फिनिटी हुआ ना, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि आप साई ऐसे इसमें या प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे ना, वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग साई मॉडुलस स्क्वायर और इंटू dx लिखते हैं, इसमें कोई r वगैरह का फैक्टर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर ये इन्फिनिटी हुआ तो समझ लो प्रोबेबिलिटी भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन हो जाएगा ना। तो इसीलिए जानते हो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि देखिए इसमें अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का केस है, मतलब ठीक है, या x ऐसा कर दो कि x जो है ना जब ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब आगे भी बढ़ता जाएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ये जो है ना पॉजिटिव x डायरेक्शन की बात अगर हम करें, ठीक है ना, तो इस रीजन में अगर इस वेव फंक्शन को कंसीडर करोगे ना, तो देखो x लार्ज होने पे ये लार्ज एंड लार्ज होता जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ता जाएगा, तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इससे इन्फिनिटी भी आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो इसीलिए पॉजिटिव, फॉर पॉजिटिव एक्स साई को है ना इतना लिया जाएगा, ई पावर माइनस अल्फा एक्स, ठीक है ना। और फॉर नेगेटिव एक्स, एक्स लेस देन 0, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इसमें हम लोग साई जो है ना, देखो नेगेटिव अगर यहाँ पे पुट करोगे ना, फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए साई इक्वल टू ई टू पावर अल्फा एक्स लिखा जाएगा। तो इस केस में ध्यान रखेंगे कि अगर एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है, इफ एनर्जी, जैसे यहाँ पे देखो एनर्जी जो है ना इस रीजन में पोटेंशियल से लेस है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर जिस रीजन की बात हो रही है वहां पे अगर क्या बोलते हैं एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो आपको ये वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा। और अगर देखो कभी ऐसा हो गया ना, फॉर एक्स लाइंग बिटवीन सर्टेन वैल्यू, मान लो ए और बी के बीच में कुछ वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में साई जो है ना फिर ऐसे लिखना पड़ता है C1 और ई टू द पावर अल्फा एक्स और प्लस C2 और ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यू कैन राइट लाइक दिस, इज दैट ओके, क्योंकि उस केस में फिर जो है ना बेसिकली यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं हो रहा है ना, एक्स लाई कर रहा है बिटवीन ए एंड बी, तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी कहीं भी पुट नहीं कर रहे हैं, तो इसमें इन्फिनिटी होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप वेव फंक्शन इस रीजन में लिखना चाहते हैं इन दोनों के बीच में, तो आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट बोथ ऑफ दिस, ओके। लेकिन अगर आप वेव फंक्शन, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि, ठीक है, किसी रीजन में आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है लेस देन पोटेंशियल है, ठीक है, और एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स साइड में लिखना चाहते हो तो ये लिखना पड़ेगा, और नेगेटिव एक्स साइड में ये लिखना होगा, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक डिस्कशन रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है ना। उस पिक्चर के लेफ्ट एंड राइट में ही होगा, मतलब क्या कह रहे हो? वहाँ पर तो सर, वहाँ पर तो सर उस पिक्चर के जो
पोटेंशियल इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में एक मिनट देखो, इस पिक्चर में अभी ये जो हमारा डिस्कशन है वो वाला कौन सा रीजन है? हाँ, वो सिर्फ ये रीजन है ना, ये रीजन। तो इस पिक्चर में बस ये वाला वेव फंक्शन आएगा। ये अभी इन दोनों की तो बात ही नहीं होगी। इस पिक्चर में सिर्फ यहाँ पे ये वाला रीजन आ रहा है, ठीक है ना। मान लो ये ए है और ये बी है, और ये यहाँ पे तो वेव फंक्शन क्या होगा? देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ तो एनर्जी ज्यादा है ना, पोटेंशियल कम है, तो फिर यहाँ पे ई टू द पावर ऐसा आएगा, ई पावर आयोटा के एक्स वाला आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ई पावर माइनस आयोटा के एक्स भी हो सकता है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे तो ई टू पावर आयोटा के एक्स और ई पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये सब पॉसिबिलिटी बनेगी। वो मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी, इधर तो कम है ना, एनर्जी ज्यादा है, तो जहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगा ना वहाँ पे ई पावर आयोटा के एक्स जैसा आएगा, और जहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगा वहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग और डिकेइंग फंक्शन। और इस रीजन में देखो क्या है कि एनर्जी पोटेंशियल ज्यादा है, एनर्जी कम है ना, तो ये एक छोटा सा रीजन है, तो इस रीजन में वेव फंक्शन इस तरीके, इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये ब्रीफ डिस्कशन हो गया रिगार्डिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन इन कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इसको यूज करके हम लोग एक बेसिक टॉपिक है इसमें, ठीक है ना, जो पोटेंशियल से रिलेटेड है, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड, ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल इन, ठीक है, या अंडर स्टेप पोटेंशियल। डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल अंडर स्टेप पोटेंशियल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी जो हम करा रहे हैं ना, हाँ क्या कह रहे हो? सब बैक एक मिनट कर दीजिए। सर जैसे कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम देखते थे कि कोई भी वेव प्रोपगेट कर रहा है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता था माइनस ओमेगा टी से। सर यहाँ पे हम हमारे को जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल रही है ए ई की पावर आयोटा, नहीं इसमें भी टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट जो है ना वो इसमें जो है ना अलग से डिस्कस किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। इसमें जो है ना इसी से हम लोग बेसिकली मोमेंटम ऑपरेटर से ही डिसाइड कर लेते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर अभी हम दिखाए थे ना यहाँ पे एक्ट करा करके, ठीक है। मोमेंटम ऑपरेटर इसमें जो है ना टाइम इवोल्यूशन हमेशा एक ही साइन के साथ आता है, ठीक है ना, ई टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। अब वेव में जो है ना जब हम लिखते थे तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती थी, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। इसमें टाइम इवोल्यूशन जो है ना हमेशा इसी के जैसा आता है, ई टू पावर माइनस आयोटा ई टी, ठीक है ना। और ये फिक्स्ड है कि यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जानते हो इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन जो हम लोग डिसाइड करते हैं ना वो सिर्फ स्पेस डिपेंडेंट जो वेव फंक्शन है ना उस पर मोमेंटम ऑपरेटर को एक्ट करा करके, जैसे यहाँ पे देखो एक्ट करा है तो इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो इसी से डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हमेशा बोला जाएगा कि दिस रिप्रेजेंट्स वेव प्रोपेगेटिंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और दिस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट वेव प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव। इस फैक्टर को जीरो करने का मतलब कि टाइम इंडिपेंडेंट हम इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए जीरो कर देते क्या? जीरो नहीं कर रहे हैं, इसको अभी लिखे नहीं है, ठीक है ना। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है तो लिखा ही नहीं गया। फिर आपको बताया गया ना प्रीवियस क्लास में, अगर हम टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन लिखना चाहते हैं तो बस हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, वेव फंक्शन को। यही तो बताया गया था कि कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट वेव फंक्शन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम टाइम डिपेंडेंट। लेकिन अंडर व्हाट कंडीशन? इसमें भी कंडीशन था कि इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे टाइम डिपेंडेंट कब बनेगा? नहीं भी जो है कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट होना चाहिए, वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग जो भी केसेस डिस्कस कर रहे हैं ना अभी वो सभी में भी जो है कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है सिर्फ, ओके, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जा सकता है जब भी अगर टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन बनाना है आपको तो बस डायरेक्ट इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो अभी हम लोग लिखे थे ना ई टू पावर माइनस आयोटा ई टी और डिवाइड बाय एच बार, ओके। तो अब हम लोग देखो इससे ये डिस्कस कर रहे हैं डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल अंडर स्टेप पोटेंशियल। तो देखो इसमें ऐसा केस है, ये एक स्टेप पोटेंशियल इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना v इज इक्वल टू वी नॉट है, ठीक है, ऐसा है कुछ। अब हम मानकर चलते हैं कि एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी ये है। हम लोग दो केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें एनर्जी पार्टिकल की थोड़ी स्टेप से ज्यादा होगी और एक बार एनर्जी थोड़ी कम होगी। ये एनर्जी बस हम अब समझ रहे हो, ऐसे यहाँ पे लाइन बनाने का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे अंदर ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली
ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एनर्जी है पार्टिकल की, ये एनर्जी लाइन है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लाइन बनाते हैं ना, वैसे ही समझ लो एनर्जी लाइन बना हुआ है। ये कोई पोटेंशियल स्टेप मतलब ये मत समझो कि स्टेयर्स है, ये ग्राफ है, बस पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन दिखा रहा है, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो ये क्या है कि बेसिकली ये जो है ना एक बाउंड्री जैसा है। यहाँ पे इसको हम मान लो x इक्वल टू 0 पॉइंट बोल देते हैं, ये x लेस देन 0 है और ये जो है ना x ग्रेटर देन 0 रीजन है। ये जानते हो इस तरह का सिचुएशन है। मतलब पोटेंशियल को आप समझना चाहते हो ना, तो आप ऐसे समझ लो कि बेसिकली ये देखने में ये ग्राफ है, ये सारा जो बनाया गया है यहाँ पे ये सब का सब ग्राफ है, आप समझ रहे हो ना। इसमें जानते हो क्या है, जैसे मान लो आप कहीं पे गए, ठीक है ना, मतलब जो पार्टिकल जो है ना इधर चला जाएगा, उसका मतलब हो सकता है कि एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना, ये कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इधर पार्टिकल आ जाएगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जा रहा है ना, तो मतलब एनर्जी ज्यादा हो जाएगा पार्टिकल का। तो और अगर इधर नहीं जा रहा है, इधर है पार्टिकल, तो उसका एनर्जी लेस है, ठीक है। बट पार्टिकल सभी जितने भी पार्टिकल होंगे ना सभी एक्स एक्सिस पे ही होंगे। ऑल द पार्टिकल्स आर ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो पार्टिकल सभी एक्स एक्सिस पे ही है, बस जो लेफ्ट साइड में होगा उसका एनर्जी थोड़ा कम होगा और राइट साइड में जो होगा उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिचुएशन है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, सॉरी। मतलब इधर देखो एनर्जी इन सभी प्रॉब्लम में देखो हम ये पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट नहीं है ना, आप ये ध्यान रखेंगे पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा हम गलत बोल दिए, ठीक है ना, समझ में आया हम क्या गलत बोले। ही इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखो हम ये बोल रहे थे ना, थोड़ा सा मतलब फ्लो में गलत स्टेटमेंट निकल गया। देखो हम ये कह रहे थे ना जो लेफ्ट में होगा उसका एनर्जी कम होगा, राइट में होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। वो थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत था। देखो जो लेफ्ट में होगा ना उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा और जो राइट में होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। V नॉट जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी है। और लेकिन थ्रू आउट जो है ना पार्टिकल चाहे कहीं पे भी हो, इसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। जब भी ध्यान रखेंगे पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो इसमें एनर्जी जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। तो चाहे पार्टिकल इधर हो या इधर हो, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। लेकिन हाँ इधर पोटेंशियल एनर्जी कम है ना, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। और इधर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है, ये ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ बन गया है ना, वो आप लोग अच्छे से बना लोगे। ऐसे सीधा बनाना है, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा सीधा, ओके, ठीक है। तो एनर्जी कांस्टेंट है यहाँ पे आप कह सकते हो इस रीजन में लेस काइनेटिक एनर्जी होगा और इस रीजन में थोड़ा सा मोर काइनेटिक एनर्जी होगा, मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो अब मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल जो है ना इधर से ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। देखो इट इज इंसिडेंट फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। तो देखो ये वेव मैकेनिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई पार्टिकल जैसे इंसिडेंट होता है ना, तो वो बेसिकली अगर कोई किसी भी तरह का डिसकंटिन्यूटी इनकाउंटर करता है तो रिफ्लेक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है एंड ऑल्सो ट्रांसमिट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए इंसिडेंट वेव है, तो साथ में फिर ये जब यहाँ पे आएगा ना तो कुछ रिफ्लेक्टेड वेव भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देयर विल बी ए रिफ्लेक्टेड वेव ऑल्सो, ठीक है ना। तो इंसिडेंट वेव देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना तो इंसिडेंट वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए आयोटा और मान लो यहाँ पे k1x ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड वेव भी इसी पोटेंशियल में है, तो रिफ्लेक्टेड वेव को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस आयोटा और यहाँ से k2x ऐसे, सॉरी k1x, क्योंकि ये भी इसी साइड में है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे k1x आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस में लिखना पड़ेगा बिकॉज रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर जा रहा होगा। और अभी भी आप देखिए एनर्जी यहाँ ज्यादा है ना, तो एक वेव इधर भी जाएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ई टू पावर आयोटा और यहाँ पे सम k2 और इंटू x लिखना होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पे कोई एम्पलीट्यूड लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो a b और यहाँ पे ऐसे करके c लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सिचुएशन है, ऑलराइट। तो रीजन 1 में अगर हम देखो इसको हम बोल देते हैं, इस रीजन को रीजन 1 बोल देते हैं और इस रीजन को रीजन 2 बोल देते हैं। तो रीजन 1 में अगर हम वेव फंक्शन लिखेंगे ना psi1, तो ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इधर से इंसिडेंट वेव भी है और इधर से रिफ्लेक्टेड वेव भी है। मान लीजिए हम कोई पार्टिकल को ऐसे इंसिडेंट किए हैं, तो ये ई टू द पावर आयोटा k1 और इंटू x और प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा और k1x, ये हो गया। और तो ये रीजन 1 में है। और रीजन 2 में जब हम लिखेंगे ना तो ये बेसिकली हो जाएगा, सम c लिख दिया गया है यहाँ पे, ई टू पावर आयोटा और k2x, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो क्योंकि देखिए एक्चुअली वेव इधर से आ रहा था ना, तो रिफ्लेक्ट होने पे नेगेटिव साइड जाएगा, ट्रांसमिट होने पे तो सिर्फ पॉजिटिव साइड जाएगा ना, तो इसीलिए ट्रांसमिटेड वेव में सिर्फ आपको पॉजिटिव टर्म लिखना पड़ेगा, इसमें
नेगेटिव टर्म आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये वेव फंक्शन हो गया रीजन 1 में और रीजन 2 में। ओके ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं कि K1 का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K2? सर K1 का वैल्यू होगा रूट अंडर 2me/h²। हाँ देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, तो इसमें जो है ना बेसिकली ऐसा आएगा। देखो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ से देखिए, 2me/। हाँ ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे जो लिख रहे थे ना, देखो पोटेंशियल एनर्जी जब 0 था यहाँ पे 0, तो हम ये लिखे थे, इसकी जगह जैसे k लिख दिए थे तो आयोटा kx ऐसा आ गया था सॉल्यूशन। तो यहाँ पे k निकालोगे ना रूट अंडर, यहाँ से देखो इसको ही हम k² लिख रहे थे ना, अभी जो हम लोग लिख रहे हैं वो K1 लिख रहे हैं, तो रूट अंडर 2me डिवाइड बाय h²। और अब आप देखिए जब सेकंड वाले रीजन में लिखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल जो है कम है लेकिन 0 नहीं है, तो यहाँ पे V0 आ जाएगा नेक्स्ट साइड 2 में। तो यहाँ पे V0 आ जाएगा और इसको हम जो है ना इसकी जगह पे हम K2 लिख रहे हैं अब, ठीक है ना। तो K2 जब लिखोगे ना तो रूट अंडर ऐसे आएगा 2m डिवाइड बाय h² e माइनस V0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये श्रोडिंगर इक्वेशन से आ रहा है बेसिकली। तो हमारा K1 जो है ना रूट अंडर यहाँ से है रूट अंडर 2me और डिवाइडेड बाय h² और यहाँ से है, ठीक है ना। ये बेसिकली इसको इधर कर दो थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 2m और डिवाइडेड बाय h² और यहाँ से e माइनस V0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये K1 और K2 का वैल्यूज है। ओके ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे पोटेंशियल में फाइनाइट चेंज है, डिसकंटिन्यूटी है पोटेंशियल में बट फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा लिखना होगा ψ1 at x = 0 शुड बी इक्वल टू ψ2 at x = 0, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ψ1 at x = 0 शुड बी इक्वल टू ψ2। यहाँ पे वेव फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस होना चाहिए दोनों साइड में, ठीक है ना। तो इधर का टोटल वेव फंक्शन इन दोनों का सम होगा क्योंकि दोनों वेव प्रेजेंट होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ ये है। तो ऐसे लिखना होगा आपको, देखिए यहाँ पे x0 पुट करेंगे ना इसमें, तो a + b = c हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू सी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा होगा, हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। हम बताए थे ना कि जब पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है तो फिर अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो फिर डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन अगर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है ना तो डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। d ψ1 by dx, ठीक है ना, एट x = 0 शुड बी इक्वल टू d ψ2 by dx, ठीक है, एट x = 0, ठीक है। तो ये है बिकॉज देखो देयर इज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन v of x। v of x में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है इसलिए ऐसा डेरिवेटिव को कंटिन्यूअस लिखा गया है। अगर v of x में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ गई, ठीक है ना, सडनली पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया, तो फिर ये जो है ना डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं होता है, दोनों साइड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा, फिर डिफरेंट भी हो सकता है डेरिवेटिव। ओके तो अब आप देखिए यहाँ पे d ψ1 by dx at x = 0, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए आयोटा K1 बाहर आ जाएगा, ओके, और a - b बन जाएगा। ये अगर कहीं कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा तो पूछ लोगे आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ से आयोटा K2 होगा और इंटू c होगा। देखो जरा इतना आ रहा है, आर यू ऑल गेटिंग दिस? ठीक है, तो आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बच गया K1 और a - b, ठीक है, इज इक्वल टू K2 और इंटू c। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए ये इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व 1 and 2 टू फाइंड b and c, ठीक है ना। तो b और c निकालिए यहाँ से आप, ठीक है ना। b का वैल्यू बताइए कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b और c दोनों का वैल्यू बताना है। बस इसको सॉल्व करना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये दोनों, ठीक है ना। इसमें से एक को एलिमिनेट कर दो, सपोज आप बी को सी को एलिमिनेट कर दो, मतलब दोनों को डिवाइड कर दो, अगर नहीं ऐसा भी कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो बस क्या बोलते हैं सी एलिमिनेट हो जाएगा, बी निकल जाएगा। सर तो बी और सी निकालना है।
करता हूँ। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे बी और सी, ठीक है ना, बी और सी निकालना चाहते ए और बी निकाल दिया। ए के टर्म में निकलेगा, ठीक है ना। इंसिडेंट वेव के टर्म में देखो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, देखो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड ए है ना, तो हम देखना चाहते हैं, तो हम C is equal to K1 A upon K1 plus K. डी इक्वल टू, नहीं गलत बता रहे हो, C is equal to 2A K1 upon K1 plus K2. हाँ बी इक्वल टू 2K1 अपॉन K1 प्लस K2 ये बता रहे Yes हो, sir. Yes sir. और इंटू ए ना, और ये Yes sir. K1 माइनस K2 है K1 प्लस K2। 1 माइनस K2 और K1 प्लस K2, ठीक है ना, और इंटू ए, ठीक है, यही आता है इसका, ठीक है ना, यही रिजल्ट है, ठीक है। तो अब ये निकल गया, ओके। इसको हम लोग यूज करेंगे अभी, इसको जो है ना मतलब ऐसे इसको ज्वाइंटली थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हम देखिए ये सब कैलकुलेशन हो गया ना, वेव फंक्शन वगैरह सब कुछ निकल गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखो, अब हम लोग यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करेंगे प्रोबेबिलिटी करंट, हाँ जी सर। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, हाँ क्या कुछ बोल रहे हो क्या, ऑफ इंसिडेंट वेव, ठीक है। इंसिडेंट वेव का प्रोबेबिलिटी करंट मतलब जे इंसिडेंट ऐसे लिखेंगे। आप लोग को याद है प्रोबेबिलिटी करंट का फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट? प्रोबेबिलिटी करंट याद है ना, H bar by M सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ साई स्टार डेल साई बाय एम है ना, और फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या था, साई स्टार इनटू डेल साई, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे देखिए इमेज इंसिडेंट का लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे इंसिडेंट और यहाँ पे भी इंसिडेंट ऐसे लिखना पड़ेगा इंसिडेंट वेव के लिए, ठीक है ना। बताइए कितना आ रहा है, जस्ट लिटिल कैलकुलेशन आप लोग करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताइए। इंसिडेंट वेव देखो, अब ध्यान रखोगे ये हमारा इंसिडेंट वेव है, दिस वन इज इंसिडेंट वेव, ठीक है। तो साई इंसिडेंट यहाँ पे यही है, देखो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो हम यहाँ लिख देते हैं साई इंसिडेंट जो है ना, मतलब साई इंसिडेंट, ठीक है, दैट इज ए ई टू द पावर आयोटा और K1 और इंटू एक्स, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। बताइए कितना आया, एक्सपर्ट K1 by M। देख लो सभी लोग अच्छी तरह से देख लो इसका कितना आ रहा है रिजल्ट। दिस इज कमिंग, नहीं ये नहीं, जे इंसिडेंट, आर यू ऑल श्योर? H क्रॉस K1 और बाई M इतना ही आ रहा है, और ए भी, Yes तो sir. ए स्क्वायर भी तो आएगा, Yes sir. A square sir. ए स्क्वायर या ए मॉडुलस स्क्वायर है ना, ज्यादा प्रॉपर ए मॉडुलस स्क्वायर होगा ना। इतना नहीं आ रहा है देखो जरा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पुट करेंगे ना साई इंसिडेंट स्टार, तो ए स्टार आएगा और यहाँ पे से ए आएगा, तो ए स्टार ए से ए मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा, और स्टार लगाओगे ना तो इसमें ई टू का माइनस आयोटा के, और यहाँ पे आयोटा के, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आयोटा K1 आएगा, लेकिन एक एक्सपोनेंशियल होगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ, और एक नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा अंदर में ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा मॉडुलस ए स्क्वायर और आयोटा K1, क्योंकि ये डिफरेंशिएट होगा ना इससे डेल से, तो आयोटा K1 बचेगा। तो इमेजिनरी पार्ट निकालना है ना, तो इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखते हैं ना, उसका आयोटा का कोफिशिएंट को लिखते हैं, तो आयोटा कोफिशिएंट इतना ही बचेगा, क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर K1। इज दिस कैलकुलेशन क्लियर टू एवरीवन? Yes sir. ये इंसिडेंट ये निकल गया, ठीक है ना। अब आप बताइए, तो आप जल्दी जल्दी आप लोग खुद लिख दीजिए यहाँ पे, जे अगर हम रिफ्लेक्टेड निकालते हैं, ठीक है ना, जे रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तो ये कितना निकलेगा, ठीक है, और जे ट्रांसमिटेड H cut upon B mod of B square. ठीक है। तो सबको लिख दीजिए आप लोग यहाँ पे, जे रिफ्लेक्टेड जे ट्रांसमिटेड। इसमें शायद माइनस साइन आएगा है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वाले में देख रहे हो ना यहाँ पे आपका माइनस साइन है ना। तो इसमें क्योंकि रिफ्लेक्टेड में वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी माइनस में आ जाएगा। तो H क्रॉस और ये भी आएगा K1 और बाई M, और यहाँ से कितना आ रहा है, मॉडुलस B स्क्वायर, ठीक है ना। और इससे क्या आएगा, H क्रॉस, सभी लोग खुद से लिख लीजिए, ठीक है ना, H ट्रांसमिटेड, व्हाट डू यू गेट, H क्रॉस K2 और बाई M और इंटू C मॉडुलस स्क्वायर। आर यू ऑल गेटिंग दिस?
ठीक है, Yes, sir. तो ये Yes. रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना एक टर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, इसको आर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इट इज डिफाइंड एज बेसिकली जे रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, जे रिफ्लेक्टेड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जे, मतलब मॉडुलस इसका लिख दोगे, और बाय जे इंसिडेंट, ठीक है ना। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है ना, चलो इसको लास्ट में लिख देंगे, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी करंट फॉर रिफ्लेक्टेड वेव और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी करंट ऑफ इंसिडेंट वेव, तो ये इसको बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन को, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आप निकालोगे ना, देखो इन दोनों का रेशियो निकालोगे आप, इन दोनों का, तो ये सारा कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस भी हम लिए हुए हैं, ठीक है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी मॉडुलस स्क्वायर और बाई ए मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये R इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है ना, वो बेसिकली हमारा देखिए अब B बाई ए, ये हमारा रिलेशन निकला हुआ है ना, यहाँ से देखो ये निकला हुआ है, तो B के नीचे A ले आओगे, B बाई ए का होल स्क्वायर करोगे ना, तो ये K1 माइनस K2 ये ऐसा निकल जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली K1 माइनस K2 और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, यूज थर्ड रिलेशन, ये जो थर्ड रिलेशन है ना यहाँ पे, उसको यूज कर दिया हम लोग, देखो यहाँ पे B बाई ए इज इक्वल टू दिस मच, ओके। उसी तरह से हम लोग, तो ये एक्चुअली देखो ये तो ठीक है, ये फॉर्मूला तो आप याद रखोगे, लेकिन इसमें आपको समझना ये भी है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो हम ध्यान रखोगे, इट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कितने, मान लीजिए सपोज स्टेप पोटेंशियल ऐसे था ना, देखिए यहाँ पे, तो सपोज 1000 पार्टिकल्स हमने इंसिडेंट किया, तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो इसको क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसे भी निकाला जा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट, ठीक है ना, ये भी प्रोबेबिलिटी कहा जा सकता है, तो दैट विल बी इक्वल टू आर, ठीक है ना। और इसको हम फिर ऐसे चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं K1 माइनस K2 और डिवाइड बाय K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको प्रोबेबिलिटी से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है ना वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी तो ऐसे भी निकाला जाएगा ना कि जितने पार्टिकल इंसिडेंट हुए उसमें से कितने रिफ्लेक्ट हो गए, तो दैट वो रेशियो भी हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे, तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल रिफ्लेक्टेड निकालना है, ये K1 K2 आपका पता चल जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इंसिडेंट पार्टिकल के साथ, तो फिर आपका रिफ्लेक्टेड पार्टिकल निकल आएगा यहाँ से, ओके, ठीक है। तो दिस इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ओके। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, सो नाउ वी लेट अस कैलकुलेट ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट में हम लोग T लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू J ट्रांसमिटेड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय J इंसिडेंट, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू, तो इसे आप पुट करेंगे यहाँ से, देखिए J इंसिडेंट ये है, J ट्रांसमिटेड ये है, तो दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो बेसिकली ये आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, आप देखिए ये K2 और डिवाइडेड बाय K1, और यहाँ पे बेसिकली C मॉडुलस स्क्वायर और बाय A मॉडुलस स्क्वायर, ये आ गया। अब आप यहाँ पे यूज थर्ड कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ये आप थर्ड रिलेशन जो इसमें दिया हुआ था ना इधर, तो ये रिलेशन C बाई A का होल स्क्वायर वहां पे करना है, तो 2K1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 ऐसा कर देना है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए दिस, सो यूज थर्ड, T इक्वल टू दिस इज K2 बाई K1, ठीक है ना, और इनटू, ठीक है, और यहाँ पे कितना आया था 2K1 और डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, ओके, इसका होल स्क्वायर। तो इसीलिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो आ जाएगा ना, वो आप देख लो कैलकुलेशन करके, यहाँ से 4 आएगा, K1 स्क्वायर से एक K1 कैंसिल हो जाएगा, तो K1 इंटू K2, देखो यहाँ से K1 स्क्वायर से एक K1 कैंसिल होगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हम इसी फॉर्मूले को फिर से वही कहेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी की, कितने पार्टिकल ट्रांसमिट हो जाएंगे, तो इट रिप्रेजेंट्स
ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो फिर से वही हम कहेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल ट्रांसमिटेड एंड ट्रांसमिटेड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन इंसिडेंट, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे जितने भी मान लो 1000 पार्टिकल आप इंसिडेंट किए, उसमें से अगर मान लो 100 पार्टिकल्स क्रॉस कर गए पोटेंशियल को, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगा, 100/1000 कर देंगे, ठीक है ना। तो एन इंसिडेंट, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे टी होगा और दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स k1 इंटू k2 और डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ओके। बट रिमेंबर ऑल दिस डिस्कशन, जो भी ये डिस्कशन किया गया है ना, वो ऐसे केस के लिए किया गया है, ध्यान रखोगे। यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, अभी यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना V0 है, ठीक है ना। और ये एनर्जी जो था ना, वो दोनों मतलब एनर्जी इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल स्टेप। आप इसको कहोगे स्टेप पोटेंशियल के हाइट से, बेसिकली स्टेप पोटेंशियल के हाइट से जो है ना एनर्जी ग्रेटर था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन वैलिड है फॉर ई ग्रेटर देन V0 के लिए, ठीक है ना। तो इसी का एक रिवर्स केस हम लोग डिस्कस करते हैं, अपोजिट केस, जिसमें ई लेस देन V0 कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। सर नहीं तो क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, मतलब हाँ, उस केस में क्रॉस नहीं, उसमें मतलब देयर विल बी लिटिल लीकिंग, ठीक है ना, लेकिन वो एग्जैक्टली क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इज इट ओके? तो ये फॉर्मूले जानते हो, आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। अच्छा, साथ में सिर्फ इतना याद नहीं रखना है, साथ में k1 k2 का वैल्यू भी याद रखना है। देखो फिर से एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, k1 जो था हमारा कितना था, √2me और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर, ठीक है ना। और k2 जो था दैट वाज इक्वल टू 2m और यहाँ पे e माइनस V0 था और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर। तो ये k1 और k2 का वैल्यू था, ठीक है ना। दीज आर द वैल्यूज ऑफ k1 एंड k2, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो फॉर्मूला निकाला गया ना, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ओके, यही फॉर्मूला एग्जैक्टली जानते हो ऑप्टिक्स में भी या किसी भी वेव के लिए ट्रू होता है। दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव व्हेन वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन इंटरफेस, ओके। जैसे मान लीजिए कभी ओके, तो ये लिख देते हैं, देखो दीज फॉर्मूले आर वैलिड फॉर all types of waves, ठीक है ना, waves, all types of waves, ठीक है ना, for normal incidence on interface। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है, देखिए जैसे मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इधर वेव के केस में फिर ऐसे डिस्कशन होता है ना, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है, ठीक है। इधर से वेव आ रहा है तो कुछ पार्ट इसका जो है ना, देखो ये रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट जो है इसका ट्रांसमिट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में, ठीक है ना, इन दिस टाइप ऑफ केसेस क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूले लग जाएंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का केस है, उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, साउंड वेव में भी हो जाएगा, ठीक है ना। सभी वेव में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला, तो इस तरह के क्वेश्चन जानते हो जो एग्जाम में अगर आते हैं ना, इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो मतलब बाउंड्री कंडीशन वगैरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगता है ना, या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम देखो एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये जो भी डेवलप किया गया ना, उसको डायरेक्ट अप्लाई करने से आंसर आ जाएगा, ओके। तो देखिए हम फॉर्मूला शो कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन शो कर रहे हैं। सर थोड़ा ऊपर करना स्लाइड को। जो ये क्वेश्चन है जैम 2022 का, इसमें हम देखो एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको।
ये है क्वेश्चन, देखो जरा इसका आंसर करिए, क्या आएगा आंसर। जैम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। देखिए अच्छा, ये फॉर्मूला दे दिया है इसमें, देख रहे हो, फॉर्मूला इज गिवन। हम लोग अभी देखो इसको आर को लिखे थे ना, क्या लिखे थे हम लोग, K1 माइनस K2 बाई K1 प्लस K2, तो ऊपर नीचे H क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है ना। तो H क्रॉस के P हो जाता है ना, तो वैसे P1 माइनस P2 लिख दिया है। ये जो फॉर्मूला हम लोग डेवलप किया ना उसको दे दिया गया है, मतलब इसको मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अब लॉजिक से आंसर करना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल बस लगाना होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। Consider an electron with mass m, energy E moving along x-axis towards a finite step potential of height u0 as shown in the figure. In the region 1 x less than 0, the momentum of the electron is p1, है ना। इस रीजन में मोमेंटम p1 है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ है। The reflection coefficient at the barrier is given by, reflection coefficient इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। Where P2 is the momentum in region 2, region 2 में momentum इतना दिया हुआ है। If in the limit E is much greater than U0, reflection coefficient इतना लिखा हुआ है, then the integer n, ठीक है, ये वैल्यू बताना है। देखिए क्या आंसर आ रहा है। ये तो मैथमेटिकल स्किल का क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि आप देखिए इसमें सब कुछ दे दिया गया है आपको, बस मैथमेटिक्स में इसका अप्रोक्सीमेशन करना है, ठीक है ना। यू हैव टू अप्लाई ए लिटिल मैथमेटिक्स एंड यू हैव टू डू इट्स अप्रोक्सीमेशन, ओके। तो देखिए हम लोग लिखते हैं इसको, किसी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है अभी तक। देखो इसको 4 आ रहा है, चलो देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, ये IIT जैम 2022 का क्वेश्चन है। देखो इसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट दे दिया है कितना है, एक मिनट, इसमें लिखा है P1 माइनस P2 और डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना, ये उसी जैसा है K1 माइनस K2, बस H क्रॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे P1 इज इक्वल टू लिखा है √2me, ठीक है, और P2 लिखेंगे हम लोग, P2 तो ऐसे लिख दो H क्रॉस K2, अभी हम लोग K2 पढ़ रहे थे ना, तो ये H क्रॉस और K2 का वैल्यू हम लोग ऐसे लिख रहे थे 2m डिवाइडेड बाय H बार स्क्वायर, और यहाँ पे E माइनस V0 ऐसे लिख रहे थे हम लोग, ऐसे लिख रहे थे ना। तो इसमें V0 ना लिख करके क्या लिखा हुआ है, इसमें U0 लिखा हुआ है ना, तो U0 लिख दो, ठीक है, बस इतना ही तो है। तो H क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, देखो यहाँ पे 2m और E माइनस U0, ठीक है, रूट अंडर, ये P2 निकल गया, तो बस हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये P1 में, तो देखो जब आप ये सब पुट करोगे ना, यहाँ पे 2m, इसमें भी 2m आएगा, तो √2m तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √E माइनस U0, ठीक है, और डिवाइडेड में √E और प्लस √E प्लस U0, ठीक है, ये आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए ऐसे केसेस में, और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें आप ऐसा करिए कि इसको जो है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √E माइनस U से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली ये देखिए R इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सर E प्लस U0 क्यों आएगा, क्या कह रहे हो सर डिनोमिनेटर पे E प्लस U क्यों आएगा रूट पे। अच्छा ये माइनस नहीं है यहाँ पे, यहाँ माइनस है ना,
ये तो बेसिकली P2 का वैल्यू में ही तो E माइनस यू नॉट है ना, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो रूट E माइनस यू नॉट से, ठीक है ना। तो ये ऐसा आ जाएगा, देखो रूट E और माइनस ऐसा होगा ना, समझ रहे हो आप लोग, जैसे A माइनस बी है और A प्लस बी है, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसको A माइनस बी से और ये A माइनस बी से, ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका इसका और इसका मिलकर के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और पहले से स्क्वायर है तो ये बन जाएगा रूट अंडर E माइनस यू नॉट, इसका होल पावर 4 हो जाएगा। और डिवाइडेड में यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा होगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो इससे क्या होगा, दिस स्क्वायर से E आएगा और इससे आ जाएगा हमारा E माइनस यू नॉट, तो ये तो E कैंसिल हो जाएगा, यू नॉट बचेगा और इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसलिए यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अभी तक सब कुछ एग्जैक्ट है, देखो अभी कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसमें से E बाहर निकाल देते हैं, तो E बाहर निकाल दोगे ना तो यहाँ से E आ जाएगा, देखिए, ठीक है ना, यू विल गेट हियर E आउटसाइड, क्योंकि रूट में से रूट का पावर 4 लोगे ना तो E स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यू नॉट स्क्वायर, एंड नाउ यू गेट हियर 1 माइनस, ओके, रूट अंडर, या इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस यू नॉट अपॉन E पावर 1/2, ठीक है, और होल पावर 4 है, दैट्स व्हाट यू गेट। और यहाँ पे यू नॉट स्क्वायर है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, इसमें दिया हुआ है ना कि E इज मच मच ग्रेटर देन यू नॉट, तो इसीलिए यू नॉट बाई E जो होगा ना, दिस इज मच मच लेस देन 1, ओके, सो वी कैन जस्ट अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बेसिकली यहाँ से आ जाएगा 1/2, 1/2 का पावर 4, तो ये बेसिकली 1/16 हो जाएगा E स्क्वायर और बाई यू नॉट स्क्वायर और इंटू यू नॉट पावर 4, यहाँ से यू नॉट पावर 4 बाई E पावर 4, तो इसका आंसर आ रहा है यू नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा बाई E स्क्वायर और यहाँ से 16, इतना आंसर आ रहा है इसका। आप लोगों का ये आंसर आया क्या? सर मेरा सर ये जा रहा है क्या सर 16, हाँ तो 16 आएगा, ठीक है, 16 ही आएगा आंसर इसका। देख लेते हैं आंसर की में, देख इसका आंसर की देख लोगे आप लोग, एक मिनट, आंसर की है 16 ही था शायद इसका आंसर, पेपर देखना पड़ेगा। हाँ 16 आंसर है इसका, ठीक है ना, 16 ही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या था, आप लोग को समझ में कुछ आया? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट का क्या चेक किया गया है, क्वांटम मैकेनिक्स चेक किया गया या मैथमेटिक्स चेक किया गया? मैथमेटिक्स। इसका क्वेश्चन ही नहीं है, आप समझ रहे हो ना, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, प्योरली मैथमेटिक्स है, बस आपको देखा गया कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, ठीक है ना, बस लिटिल कैलकुलेशन करवा लिया गया आपसे, फॉर्मूला भी बता दिया गया, बस हाँ एक छोटा सा क्वांटम मैकेनिक्स यूज हुआ है यहाँ पे, बस P2 निकालने में, है ना, समझ रहे हो ना, P2 नहीं दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, P2 बस आपको निकालना पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स भी नहीं है वो, समझ लो एनर्जी कंजर्वेशन है, तो बस P2 यहाँ से निकला है, ठीक है ना। बस P2 हम लोग ये तो पहले से पढ़ रखे हैं, उसी को डायरेक्ट लगा दिए, ठीक है, और बाकी तो रेस्ट ऑफ द थिंग इज जस्ट मैथमेटिक्स, ठीक है सर। K2 वेब वेक्टर है, वेब नंबर है। हाँ K2 वेव नंबर ही होगा, ठीक है ना, और क्या रहेगा। बट हम लोग तो कांस्टेंट ले रहे थे तब से। क्या कह रहे हो? हम लोग तो कांस्टेंट ले रहे थे। तो वेव नंबर कांस्टेंट नहीं हो सकता, पोटेंशियल एनर्जी जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही तो होगा। देखो एक मिनट, थोड़ा सा सोचा करो ना, सब समझ में आएगा, ठीक है। एनर्जी कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इसको इधर ले आओ, P इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा यहाँ से, देखो 2m और यहाँ से E माइनस V, ठीक है, ये निकल गया। तो आप P को लिखते हो H क्रॉस के, ठीक है, 2m। देखो अगर आपने जो भी माइंड में क्वेश्चन आता है ना, उसको खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे ना, तभी सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2m और डिवाइडेड बाई h बार स्क्वायर और E माइनस V, आया कि नहीं आया बताइए, कैसे निकला? सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला लगाने से निकला ना। अब आप बताओ, यहाँ पे हम बोल रहे हैं K को कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो हम बोल ही रहे हैं कांस्टेंट, K को क्यों नहीं बोलेंगे कांस्टेंट? देखो यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल यहाँ पे बताइए कांस्टेंट है या वेरिएबल है? पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है वेरिएबल? कांस्टेंट तो V भी कांस्टेंट होगा।
अरे एक मिनट रुको, पोटेंशियल और लोग बताइए, लॉजिक के साथ नहीं बोलो, पोटेंशियल सिंपल बताओ कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपका ग्राफ Constant है ऐसे सर। दिख रहा है ना, देखो ऐसे ग्राफ दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? पोटेंशियल कांस्टेंट दिख रहा है ना, यहाँ पे पोटेंशियल क्या दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है ना। तुम क्या लॉजिक दे रहे थे? क्या कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है? सर आपने तो बोला ना कि कांस्टेंट है सर, तो सर अरे तो अंदर के सारी को चीज हम कांस्टेंट जस्टिफाई है कर तो रहे हैं ना, के को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे पहले के आया या पहले पोटेंशियल आया, ये बताओ। पहले पहले पोटेंशियल दिया हुआ है आया। ना, तो पहले Yes, sir. पोटेंशियल की बात करेंगे ना, ये नहीं बोलेंगे के कांस्टेंट है इसलिए पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल कांस्टेंट है ना इसलिए के कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो के तो कांस्टेंट हुआ ही ना, ठीक है। तो ये वेव वेक्टर भी है यहाँ पे, आप देख रहे हो ना, यहाँ से के जो निकल रहा है ना, P इक्वल टू एच क्रॉस के से जो के निकलता है वो क्या होता है? वेव वेक्टर ही तो होता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे ऐसे पुट कर दिए थे, मगर इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, के जो निकालोगे ना वो इतना ही निकलेगा, ओके। तो ये वेव वेक्टर है, ओके, और ये कांस्टेंट है यहाँ पे। ये वेरिएबल भी हो सकता है, अगर पोटेंशियल वेरिएबल हो जाएगा ना तो ये वेरिएबल हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कैलकुलेशन हो गया स्टेप पोटेंशियल का, और आप देख रहे हो ना क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देते हैं, इसको आप लोग आंसर करिए जरा, ठीक है। देखिए जैसे मान लो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि ये सपोज करो पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना, स्टेप पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू 0 वोल्ट है, ठीक है। और सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल जो दिया हुआ है ना, ये सपोज कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दो, वोल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी, ठीक है ना। दिस इज 0 इलेक्ट्रॉन, 0 में तो कुछ भी लिख दो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पोटेंशियल, ठीक है ना। स्टेप पोटेंशियल है, ये थोड़ा फिगर हमसे खराब बन जा रहा है, ये ऐसे ही सीधा है, ठीक है ना, ये समझ जाओगे आप, ठीक है। स्टेप पोटेंशियल है। नाउ सपोज करो कि हम इधर से जो है ना इंसिडेंट करते हैं 1000 पार्टिकल्स, 1000 पार्टिकल्स हमने इधर से इंसिडेंट किया पार्टिकल्स, ठीक है, इंसिडेंट। नाउ क्वेश्चन इज कि अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पार्टिकल्स will be reflected, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पार्टिकल्स will be reflected, बताइए क्या आंसर होगा? हाउ मेनी पार्टिकल्स will be, एनर्जी बताइए सर। अच्छा हाँ एनर्जी, इफ, चलो लिख देते हैं, इफ एनर्जी, क्या ऐसे लिख देते हैं, तो देखो, इफ इंसिडेंट पार्टिकल्स have energy E is equal to, let's say it is 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। ऑल इंसिडेंट पार्टिकल्स हैव एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिक कैलकुलेशन है बस ये। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पार्टिकल्स विल बी रिफ्लेक्टेड, 1000 पार्टिकल देखो इंसिडेंट किया गया है, ठीक है ना, तो कितने पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो क्विकली आप लोग देखो, अभी जो बताया गया ना प्रीवियस स्लाइड में, बस इसको अप्लाई करिए यहाँ से। देखिए ये सब जो हम सॉरी यहाँ पे ये जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड है ना, ये सभी देखो, तो बस यहाँ से ये लगा दोगे ना, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्विकली बताइए जरा क्या आंसर आ रहा है। एक क्विक कैलकुलेशन की हैबिट डेवलप करिए आप लोग, ठीक है, एग्जाम में बहुत क्विक करना पड़ता है कैलकुलेशन। क्वेश्चन ये, $560 particles. 560 आ रहा है, चलो इसमें ऐसे निकल जाएगा, देखो सॉल्यूशन, एन रिफ्लेक्टेड हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन इंसिडेंट और डिवाइडेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा K1 माइनस K2 और बाई K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एन इंसिडेंट एन रिफ्लेक्टेड तो निकालना ही है, इसको ऐसे रहने देते हैं रिफ्लेक्टेड,
और डिवाइडेड बाय n इंसिडेंट तो 1000 है, इज इक्वल टू, इसमें k का वैल्यू जब पुट करोगे ना k1 k2 तो इससे आ जाएगा रूट ई और माइनस इससे आएगा रूट ई माइनस वी नॉट, ऐसा था। और यहाँ पे रूट ई और माइनस रूट ई माइनस वी नॉट, इसका होल स्क्वायर। नीचे प्लस आएगा सर। हाँ यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर 2 है, एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, एनर्जी इसमें कितना दिया हुआ है, एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ना सर। अच्छा एनर्जी 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 और माइनस ये वी नॉट 2 दिया हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ से भी आ जाएगा रूट अंडर 4 और प्लस रूट 4 माइनस 2, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर 0 आ रहा है, कहाँ 0 कैसे आ रहा है, 2 माइनस यहाँ से 2 हो जाएगा ना, और यहाँ से रूट 2 आएगा, 0 कैसे हो गया सर अप्रोक्सीमेट 200, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 प्लस रूट 2 हो गया। कैलकुलेशन ध्यान से करो, ठीक है, ध्यान से करोगे तभी तो, नहीं तो जानते हो, देखो हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है, ठीक है। आप ऐसा भी करके आ जा सकते हो, ठीक है ना, कि पता चला, देखो स्टूडेंट्स जानते हो ऐसे भी करके चले आते हैं, पता चला 2 + 3 मतलब ऐसे लिखना है 2 + 3 और वहां जल्दी में मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 6 लिख दिए, ठीक है ना, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप लोग कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहते हैं ना, अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आ सकता है। हो सकता है कि मतलब जस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना, नेट जेआरएफ अगर मान लो करना चाहते हो जस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, नेट निकल गया जस्ट जेआरएफ, लेकिन एकदम कंफर्टेबली करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के कंफर्टेबली पास नहीं कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ से 2 माइनस रूट 2, और इसको भी वैसे ही कर दो, थोड़ा इजी हो जाता है ना ऐसे करने से। 2 माइनस ये जो है ना 2 माइनस, 29 आ रहा है। अब इसको या तो कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। 29 है। कितना आ रहा है ये 29 आ रहा है, और ये n/1000 है, यहाँ पे n रिफ्लेक्टेड बाय 1000, तो 29 कैसे आ जाएगा। मल्टीपल करने के बाद 20 आ रहा है। अच्छा Yes, मल्टीपल करने के बाद nr इज इक्वल टू n रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कितना बता रहे हो 29 सर 29.43 आ रहा है। समथिंग आ रहा था। हाँ तो 29 ही लिख देना होगा, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा गया ना, तो 29 पॉइंट जैसे मान लो 43 लिखा गया है तो आप ऐसे लिख दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल है ना ये, तो बेसिकली 29 लिखना पड़ेगा। पार्टिकल का नंबर तो फ्रैक्शन में नहीं होगा ना, 29 लिख देंगे, ओके। तो अप्रोक्सीमेटली यही आंसर है इसका, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लोगे, अब हम ये कितना आ रहा है वो तो कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो आप डायरेक्ट वहां से देख लोगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन, ओके। और ये ऐसा केस है जिसमें आप देख रहे हो ना, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है वो स्टेप पोटेंशियल के वैल्यू से ग्रेटर है। अब एक दूसरा केस आता है कि जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है वो लेस होगा, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्शन या देखो डायनामिक्स अंडर step potential, dynamics under step potential for particle having lower energy, ठीक है ना, लोअर एनर्जी, ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी लोअर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखिए ऐसे लिखेंगे, दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये स्टेप पोटेंशियल है, ठीक है, और अब पार्टिकल की एनर्जी जो है ना वो लोअर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इससे भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना ये। और स्टेप पोटेंशियल में देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल आगे तक जाता है, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, दिस इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ई है, ये एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। यहाँ पे पोटेंशियल जो है मान लो समथिंग v नॉट दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल 0 दिया हुआ है, ठीक है, ये x = 0 है। तो इसमें देखिए पोटेंशियल जो है ना x = इन्फिनिटी की तरफ जब हम जा रहे हैं, ठीक है ना, व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है ना, तो पोटेंशियल हर जगह पे एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे जैसे ये इंसिडेंट वेव है ना, तो इसको अगर आप लिखोगे साई इंसिडेंट, अगर साई आई हम ऐसे लिख देते हैं AE⁻I और यहाँ पे सम K1 × X ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से वेव ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
तो रिफ्लेक्टेड वेव साई रिफ्लेक्टेड जब आप लिखेंगे ना तो ये बेसिकली ई टू द पावर आई, ओके चलो इसको हम जगह नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे साई आर लिख देते हैं। तो यहाँ पे साई आर का वैल्यू इधर लिख देते हैं, साई आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आयोटा और यहाँ से k1 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी हैव। लेकिन इधर आप देखिए पोटेंशियल ज्यादा हो गया ना, तो हम आपको बताया ना पोटेंशियल अगर ज्यादा हो जाता है तो वहाँ फिर आयोटा नहीं आता है, ठीक है ना, यू डोंट गेट आयोटा देयर, ओके। तो वहां पे बेसिकली आपको इस तरह से वेव फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे साई ट्रांसमिटेड जो होगा बेसिकली वो सम सी और ई टू द पावर, ठीक है ना, माइनस k2 और इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। माइनस अल्फा एक्स हम लोग अभी लिख रहे थे ना, देखिए यहाँ पे, देखिए आप यहाँ से, ठीक है ना, ये जब हम लोग देखिए ग्रेटर पोटेंशियल वाले केस में पढ़ रहे थे यहाँ पे, इसमें इस वाले केस में, तो देखो बोल रहे थे ना पॉजिटिव एक्स साइड में e माइनस अल्फा एक्स लिखना होगा। तो अल्फा जो है हमारा बेसिकली वो क्या बोलते हैं, इस तरह से लिखा गया था यहाँ से अल्फा, ठीक है ना। तो इसको पॉजिटिव करना चाहते हो ना तो इसको स्विच कर दो, ऐसे स्विच करोगे ना तो ये माइनस साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो अल्फा निकालोगे ना v माइनस ई का रूट निकलेगा, v माइनस ई का रूट। तो यहाँ पे बेसिकली अल्फा की जगह पे बस हम k2 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए k1 तो हम लोग जानते ही है, k1 यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो k1 इज इक्वल टू 2me और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे k2 जो होगा ना दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2m, और वहां पे अल्फा वाले फॉर्मूले में देख लोगे माइनस अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ ना, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा जो लिखा हुआ था ना उसी को हम k2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो 2m h बार स्क्वायर, और जहाँ पे पोटेंशियल बिगर है ना तो वहाँ पे v नॉट माइनस ई हो जाएगा। तो ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हायर पोटेंशियल में ये वेव फंक्शन जो है ऑसिलेटरी नहीं होगा, ये सभी ऑसिलेटरी ऐसे करके देखो दिखाया गया है। इसमें जो है ना वेव फंक्शन जो है ना डिकेइंग वेव फंक्शन है, इट इज डिकेइंग वेव फंक्शन, इज दैट ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसमें, ठीक है ना, तो देखिए जे थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो जे ट्रांसमिटेड, अगर हम जे ट्रांसमिटेड निकालेंगे इसमें तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको h बार अपॉन m और क्या था यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ऑफ, ठीक है ना, साई ट्रांसमिटेड स्टार और डेल साई ट्रांसमिटेड, इज इट ऑल राइट, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि इसमें ये जो हमारा वेव फंक्शन है ट्रांसमिटेड का, इसमें आयोटा वगैरह तो कुछ है ही नहीं है, तो इमेजनरी पार्ट कितना निकलेगा, व्हाट इज इमेजनरी पार्ट, 0 निकल जाएगा। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज कि अगर वेव फंक्शन रियल वेव फंक्शन है ना तो उसमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी 0 निकलता है, तो इसमें जे ट्रांसमिटेड जो है ना ये 0 निकल जाएगा, ठीक है ना, जे ट्रांसमिटेड विल बी 0, ठीक है। तो अब देखिए जे ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी 0 है तो बेसिकली मतलब ये ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी करंट 0 है। करंट 0 का मतलब समझ रहे हो ना, पार्टिकल इधर प्रोपेगेट नहीं करेगा, मतलब थोड़ा सा अंदर जा सकता है, जाके लौट आएगा, मतलब इधर ये करंट है, इट इज करंट एक्चुअली। करंट 0 का मतलब नो प्रोपेगेशन, ठीक है ना, नो ट्रांसमिशन, इसका मतलब ये यही हो जाएगा, नो ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है बेसिकली कि वो लगातार इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये मतलब होता है थोड़ा सा अंदर जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पढ़ते हैं ना, तो जब कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर करता है तो उसके अंदर कंप्लीटली प्रोपेगेट नहीं करता है, बट इट पेनिट्रेट्स इनटू द कंडक्टर ए लिटिल, ओके, वो थोड़ा अंदर जाता है, और कितना अंदर जाता है वो निकालते हैं हम लोग, उसी को स्किन डेप्थ बोला जाता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। और वो स्किन डेप्थ का डिस्कशन और यहाँ पे डिस्कशन दोनों एक ही जैसा है बेसिकली, ठीक है ना, सिमिलर डिस्कशन है। तो यहाँ सर राइट साइड के पूरा रीजन के लिए साइट ही नहीं होगा ना, क्योंकि पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी कैसा? हाँ, तो एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरे इस रीजन के लिए लिखा जाएगा साई ट्रांसमिटेड। ये जहां तक भी मतलब लिखना है तो यही लिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे नो ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है ना। तो अब आप देखिए तो इसका मतलब नोट, अब हम देखिए जैसे टी लिख रहे थे ना, तो टी अभी हम लोग ऐसे लिखे थे ना, जे ट्रांसमिटेड, ठीक है ना, जे ट्रांसमिटेड हम लोग लिखे थे प्रीवियस केस में, आप देखो, और डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट लिखा गया था, जे इंसिडेंट, ठीक है ना, तो जे इंसिडेंट मॉडुलस। तो ये बेसिकली इसमें ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है ना 0 आ जाएगा, ठीक है ना, दिस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज 0 हियर। तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल अंदर की तरफ ट्रांसमिट नहीं होगा, तो इसीलिए इसमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालोगे ना तो ये 1 आ जाएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कम्स आउट टू बी 1 इन दिस केस, ठीक है ना।
तो ये बेसिकली सिचुएशन है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अब हम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल नहीं रहे हैं, इसमें डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट। इसको थोड़ा सा और श्योर होना चाहते हो ना, तो आप ऐसा करो कि यहाँ से देखिए, ये जो अभी डिस्कशन किया गया था ना यहाँ पे, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी निकाले थे, वी हैड कैलकुलेटेड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आल्सो। तो इसमें भी आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना, देखो यहाँ पे R और T जो निकला हुआ है, ये R और T, तो यहाँ पे आप ऐड करके देख सकते हो, यहाँ पे R प्लस T जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो R प्लस T जनरली इन सभी केसेस में 1 होता है, ठीक है। तो अगर T 0 हो रहा है ना, तो R तो 1 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकल गया। तो इसमें डायरेक्ट आप बोल देंगे कि कोई भी, लेकिन देखिए अब बात ये है ना कि इधर वेव फंक्शन है, तो देयर इज सम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस हायर पोटेंशियल रीजन आल्सो, ठीक है ना। तो इस रीजन में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्किन डेप्थ, ठीक है ना। तो स्किन डेप्थ अगर आप डिफाइन करेंगे ना, तो स्किन डेप्थ बेसिकली डिफाइन किया जाता है कि डिस्टेंस एट विच वेव फंक्शन विल डिक्रीज बाय 1/e टाइम्स, ओके। जैसे अभी देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन का वैल्यू c निकलेगा, और अगर आगे बढ़ते जाओगे तो ये डिके करता जा रहा है ना, तो दिस इज डिस्टेंस एट विच psi t becomes 1/e times the value of psi t at इंटरफेस या एट, ठीक है, आप समझ जाओगे, इंटरफेस, ठीक है। तो अब देखिए ऑब्वियस है यहाँ पे कि अगर हम x का वैल्यू 1/k2 लिखेंगे ना, 1/k2, तो x या 1/k2, k2 कैंसिल हो जाएगा, तो e का पावर -1 आ जाएगा, मतलब 1/e टाइम्स हो जाएगा। तो स्किन डेप्थ को हम लोग डेल्टा से नोट करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/k2 होगा, ठीक है ना। तो कभी भी अगर ये ऑप्टिक्स में भी सेम डेफिनेशन यूज होता है, सेम डेफिनेशन इज यूज्ड इन ऑप्टिक्स आल्सो। अगर स्किन डेप्थ निकालना है ना, तो बस यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/k2 लिख देते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन यूज होता है, ठीक है। और k2 का वैल्यू तो हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये k2 लिख दोगे तो दैट इज स्किन डेप्थ, ओके। तो ये एक बेसिकली, तो कभी अगर ये पूछा जाता है ना कि अप्रोक्सीमेटली, देखो 1/e टाइम्स का मतलब होता है, देखो 1/e टाइम्स जो है ना बेसिकली, इसका मतलब होता है ये अप्रोक्सीमेटली है 0. कितना होता है 1/e टाइम्स 0.37 है ना। 1/e टाइम्स e का वैल्यू इतना निकलता है ना, e इज इक्वल टू 2.718 है ना। इसको डिवाइड करोगे ना इससे तो 0.37 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये हो रहा है ना कि एम्पलीट्यूड जो है ना लगभग अंदर में, इतने डिस्टेंस अंदर जाने पे एम्पलीट्यूड ये 1/e टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 37% हो जा रहा है, 63% डिके कर जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आप ये जो स्किन डेप्थ है ना, वो हमें एक तरह से एस्टिमेशन बता रहा है, ठीक है ना, कि रफली कितना अंदर वो जा सकता है, ठीक है ना, हाउ मच इनसाइड इट कैन गो, ओके, इवन इफ इट्स एनर्जी इज लेस देन दिस पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल से कम है एनर्जी। तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हो डेल्टा जो है ना गिव्स the order of distance, ठीक है ना, up to which particle, ठीक है ना, particle can go inside the higher potential region, higher potential region, ठीक है। पार्टिकल कैन गो इनसाइड दी हायर पोटेंशियल रीजन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ से देखिए इस तरह से निकल जा रहा है। यहाँ पे K2 का वैल्यू अगर ये जो दिया गया है ना उसको आप पुट कर देंगे, तो K2 का वैल्यू पुट करोगे तो ये h क्रॉस और डिवाइडेड बाय आ जाएगा √2m और यहाँ से V0 - e, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट, ओके। तो ये बेसिकली इसका रिजल्ट है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप पोटेंशियल, ठीक है ना। अच्छा, ये जो रिजल्ट निकला है ना कि कितने ऑर्डर तक ये अंदर जा सकता है, मतलब कितना डिस्टेंस तक अंदर जा सकता है, ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं। ये बेसिकली डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई हम लिखे ना डेल्टा मींस स्किन डेप्थ, ओके, गिव्स
द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, ओके, या एस्टिमेशन, ऑर्डर जो लिखा गया ना इसको एस्टिमेशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, estimation of distance up to which particle can go inside the higher potential region। देखो ये चीज क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ पॉसिबल है। क्वांटम में अगर पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली बिहेव कर रहा है ना, मतलब वेव के जैसा, अगर पार्टिकल कोई है उसमें वेव कैरेक्टर है तभी वो अंदर जा सकता है, ठीक है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक एक वेव में होता है, ठीक है ना, कि वेव किसी दूसरे रीजन में भी पेनिट्रेट कर सकता है। अगर ये पार्टिकल बिहेवियर होगा ना तो पार्टिकल हायर एनर्जी रीजन में कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो क्लासिकली ये कभी एक्सप्लेन नहीं किया सकता है कि ये इधर कैसे जाएगा पार्टिकल, ओके। क्लासिकली ये 100% रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, पार्टिकल कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल देखो इस रीजन में थोड़े अंदर तक आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ऐसा सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे इसको अगर आप प्लॉट करेंगे ना तो ऐसा होगा, एक मिनट, देखो ये ऐसा है, ठीक है ना, यहाँ पे पोटेंशियल V नॉट है और यहाँ पे पोटेंशियल जो है 0 है, ठीक है ना, V इज इक्वल टू V नॉट है ये, ठीक है। और एनर्जी पार्टिकल का ये है, दिस इज द एनर्जी। तो इसमें अगर हम कहते हैं कि सपोज करो वेव फंक्शन इस तरह से है, ठीक है ना, सपोज ये इस तरह से, तो ये ऐसे ही इधर डिके कर जाएगा, ओके। यहाँ पे जो है ना इस रीजन में जैसे ही पार्टिकल आएगा ना, वेव फंक्शन इधर ऑसिलेटरी था मान लो, तो इधर आकर के ऐसे डिके कर जाएगा, इट विल डिके लाइक दिस, ओके। देख रहे हो ना यहाँ पे ऐसे डिके कर रहा है। तो ये जो इसका एस्टिमेशन है ना वो लगभग डेल्टा से मिलेगा, मतलब एग्जैक्टली डेल्टा नहीं होगा लेकिन इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा, ठीक है ना। 2 टाइम्स डेल्टा हो सकता है, 3 टाइम्स डेल्टा हो सकता है, 4 टाइम्स डेल्टा हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली अगर बात करें ना तो ये 5 टाइम्स डेल्टा होता है, ठीक है ना। इट इज एग्जैक्टली, अगर आप इसको एग्जैक्टली निकालना चाहते हो तो ये लगभग 5 टाइम्स डेल्टा होता है, ठीक है ना। लेकिन ऑर्डर की बात जब की जाएगी ना तो डेल्टा से भी आप बता सकते हो कि ये डेल्टा, और डेल्टा का फॉर्मूला इतना होगा, ठीक है, ओके। तो इस केस में देखिए वेव फंक्शन ऐसा हो गया। लेकिन अगर दूसरे वाले केस जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जब एनर्जी ग्रेटर देन V नॉट है तो उसमें ऐसा होगा, देखिए यहाँ पे अगर जैसे मान लीजिए पार्टिकल इधर से आया, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है, तो ये अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका वेव फंक्शन इधर भी ये ऑसिलेटरी है लेकिन इधर प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई ना, ठीक है ना, तो इसलिए वेव फंक्शन थोड़ा मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात थोड़ा सा देखो हम ये बता रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि k का वैल्यू जब इस रीजन में आप लिख रहे हो ना तो k2 जो है ऐसे लिखा जा रहा है h क्रॉस k2 हम लोग कैसे लिख रहे थे, √2m और e माइनस v और अपॉन h क्रॉस होल स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिखा गया था, 2m डिवाइड बाय h बार स्क्वायर, है ना। तो ये लिखा गया था और k1 ऐसे लिखा गया था, k1 इज इक्वल टू 2me और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर, ठीक है ना, ये था। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, मतलब इस साइड में पार्टिकल कम होंगे ना तो एम्पलीट्यूड थोड़ा कम दिखा सकते हो आप, ठीक है ना। यहाँ पे तो डिकेइंग एम्पलीट्यूड दिखाना पड़ेगा। ये जो केस है एनर्जी लेस देन V नॉट का केस है और ये एनर्जी ग्रेटर देन V नॉट का केस है। एक चीज और जस्ट हम थोड़ा सा हो सकता है हमें ड्रॉ करने में मिस्टेक हो गया हो, ठीक है ना, लेकिन हम देखो एक चीज और हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये पहले भी बताया गया था आप लोगों को एक बार। इसमें देखो यहाँ पे जो है ना K2 जो है वो लेस देन K1 है, ठीक है ना, K2 इज लेस देन K1, ठीक है, क्योंकि K2 में माइनस V किया हुआ है ना, यहाँ पे माइनस V नॉट है, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे K2 तो K हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाय लेमडा, तो K2 अगर लेस है ना तो यहाँ पे λ2 इज ग्रेटर देन λ1 होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे। तो थोड़ा वही हम कह रहे थे यहाँ पे जो है ना, इसको थोड़ा सा अगर हम तरीके से बनाए तो ये ऐसा होगा, देखो यहाँ पे ये बेसिकली सपोज करो ये इस तरह से है, एक मिनट, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये जो है ना बेसिकली λ2 निकल रहा है और ये जो है λ1 है। तो क्योंकि K2 लेस हो गया है ना तो λ2 जो है यहाँ पे ग्रेटर है देन λ1। कभी अगर एग्जाम में बहुत फाइनल डिटेल्स अगर पूछ दिया गया, मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, तो इसमें ध्यान रखो इधर ज्यादा है पार्टिकल, इधर कम पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, तो इधर एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें देख रहे हो ना K2 लेस हो जा रहा है तो लेमडा जो है ना ग्रेटर हो जाएगा, तो इसका लेमडा जो है ना ये जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा और इसमें डिस्टेंस स्मॉलर होगा, ओके। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू दिस स्टेप पोटेंशियल, ठीक है ना। स्टेप पोटेंशियल से रिलेटेड ये कुछ बेसिक डिस्कशन है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखोगे। इससे आपने देखा ना IIT जैम में जब क्वेश्चन आ सकता है तो किसी भी एग्जाम, ये जो अभी हम कराए थे ना नंबर ऑफ पार्टिकल का, तो उस तरह का क्वेश्चन गेट एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है इससे रिलेट करके क्वेश्चन और बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, ओके।
ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो बेसिकली है, देखिए अभी तो 1 मिनट हम थोड़ा सिलेबस दिखा रहे हैं आप लोग को। देखो ये अभी नेट का तो सिलेबस दिखाने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि नेट का तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। जैम का हम दिखा रहे हैं पहले, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये मॉडर्न फिजिक्स है, आप लोग को हम ये सब कुछ पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। रिलेटिविटी पढ़ाया जा चुका है, इसमें हम लोग देखो क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से स्टार्ट किए थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, बोर मॉडल, एक्सरे, वेव पार्टिकल डुअलिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे ना हम लोग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ये अभी बचा हुआ है आप लोगों का। देखो ये कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अदरवाइज श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन फॉर 1, 2, 3 डायमेंशनल बॉक्सेस, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल हार्मोनिक। देखो इसमें जानते हो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला गया है आईआईटी जैम के सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आईआईटी जैम में 3 डायमेंशन से भी आता है, ठीक है ना। जैसे 2020 में आप देखिए, सॉरी 21 में 3 डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट स्टेप पोटेंशियल, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसमें बस एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो बच रहा है ना, इसी में मेनी पार्टिकल का डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप लोग, तो बस एक टॉपिक अगर जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो 2 टॉपिक बच रहा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और क्या बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली आ जाता है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स होगा, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा करते हैं ना कि अब आज वही बात होती है ना कि बहुत लोग चले जाते हैं लास्ट में, और पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे ना तो फिर उनका छूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करो, हम हमेशा इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन हम इस ऐसा करते हैं जनरली कि लास्ट में कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हम आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज जो भी टाइम आपको मिलेगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा खुद से कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग अटेम्प्ट करके देख लीजिए। पार्टिकल में बॉक्स कराया गया आप लोगों को, ठीक है ना, और हार्मोनिक ऑसिलेटर करा दिया गया, स्टेप पोटेंशियल करा दिया गया। तो इसके डायरेक्ट जो क्वेश्चंस है ना उसको आप लोग देखोगे असाइनमेंट से, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो है ना एक थोड़ा स्लो करते हैं, इतना फास्ट जाने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह करते चलेंगे ना तो बेटर होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा करते हैं कि पहले एक क्लास पूरा डिवोट करते हैं प्रॉब्लम पे, ठीक है ना। तो हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो कल की क्लास में प्रॉब्लम हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं, ठीक है सर। सभी असाइनमेंट्स की हाँ, तो मतलब टॉपिक यही रहेगा हमारा। जैसे पोटेंशियल वेल हम लोगों ने डिस्कस किया है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, तो ये हमारा टॉपिक रहा है, ठीक है ना। फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है ना, और स्टेप पोटेंशियल है, और थोड़ा मतलब वेव फंक्शन का प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं, वेव फंक्शन, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इतने इस टॉपिक, ऐसे टॉपिक तो बहुत सारे होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, लेकिन अभी इतने टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वेव फंक्शन का, श्रोडिंगर इक्वेशन का, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? डेंसिटी वाला, हाँ वही डेंसिटी वगैरह जो भी है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी। एक क्लास सर उनके ऊपर भी लेनी होगी आपको सर, जो पहले अपन ने वो 5-6 पार्ट किए थे ना ब्लैक बॉडी के बाद वाले, उनमें कल ऐसा करो ना, कल पहले इसको डिस्कस कर देते हैं, फिर उसके बाद तो, क्योंकि समझ लो कि बहुत कुछ हो गया है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। अब हम पोस्टुलेट जब डिस्कस कर देंगे ना तो समझो कि मतलब बहुत ज्यादा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम थोड़ा फास्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, अभी स्लो करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कल, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का, ओके सर। सर क्या हम बिना सर हमें कोई डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, और सर हमें कोई केस के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो सर क्या हम डीएनएस का एनर्जी पे रिलेशन निकाल सकते हैं? नहीं। क्या डीएनएस क्या है? सर मतलब वो, हाँ डेंसिटी है सर। तो आपने सर डी पढ़ाया था सर, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है? नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो नहीं, मान लो नहीं दिया क्वेश्चन, तो हम बोलते हैं ना उतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, तो छोड़ देंगे। सर एक असाइनमेंट का 5th क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट ऐसे ही बोल दिया बस। चलो तो ऐसा करो ना कि आप लोग इसको ट्राई करके रखोगे, अब हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अच्छा हाँ, कल जो है ना कुछ क्वेश्चन हम इसके भी डिस्कस कर देंगे। ये भी तो बताया ना आप लोग को, डेंसिटी ऑफ स्टेट, इसको जो है ना डीएनएस नहीं बोलते हैं, इसको डीओएस बोलते हैं। आप बुक्स में देखोगे ना तो हाँ डीओएस बोला जाता है, डॉस, ठीक है ना, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है ना, ये बोला जाता है।
ठीक है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बिल्कुल।